आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो सही समय पे मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थव्यवस्था समसामयिकी मतलब इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को देखेंगे और ये ऑडियो फॉर्म में होगा तो आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना होगा। अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर उसके बाद में उसको नोट्स बना लेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको याद भी रहेगा और आपको एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट की बात करते हैं। तो यूनियन बजट जो है इस बार कितना का बजट बनाया गया है, तो इस बार जो बजट बनाया गया है 2018-19 वो है 24,42,213 रुपया यानी 24,42,213 करोड़। तो इतना का ये बजट बनाया गया, इतना को खर्च करना है। इस बार का अगर फिस्कल डिफिसिट देखें तो ये क्वेश्चन में चूँकि पूछता है राजकोषीय घाटा, तो फिस्कल डिफिसिट है वो है 3.3%। 3.3% है इसका इस बार का फिस्कल डिफिसिट। अब हम लोग बजट में देखते हैं जो बजट 2018-19 तैयार हुआ, इसमें बजट बनाने के लिए रुपया कहाँ से आता है यानी रिसीट की बात करेंगे, रिसीट कैसे होता है और फिर रुपया कहाँ जाता है यानी रुपीज कम्स फ्रॉम, कहाँ से रुपया आता है इस बजट में और फिर बजट आने के बाद में रुपया कहाँ जाता है। टैक्स में हम लोग देखें तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन एक्साइज टैक्स। यूनियन एक्साइज टैक्स से आता है 8 पैसा और जीएसटी से आता है 23 पैसा। नन टैक्स रेवेन्यू का मतलब हो गैर कर राजस्व, उससे आता है 8 पैसा। नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स यानी जो कहा जाता है गैर उधारी पूंजी, नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट गैर उधारी पूंजी से आता है 3 पैसा। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया उधार एवं अन्य देयता से आता है 19 पैसा। कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 19 पैसा और इनकम टैक्स से आता है 16 पैसा। यानी आने का जो सबसे ज़्यादा जो आता है रुपीज़ में वो आता है जीएसटी से, उसके बाद में आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। अब हम लोग आगे में देखें तो रुपया जाता कहाँ है, तो रुपया जाता है तो सबसे पहले देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यानी केंद्र प्रायोजित परियोजना जो है उसमें 9 पैसा जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है 18%, जो कहीं से अगर बैंक इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट लोन लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट पे आता है 18%, जो कि सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जाता है 10 पैसा, डिफेंस पे जाता है 9 पैसा, सब्सिडीज पे जाता है 9 पैसा, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफ़र पे जाता है 8 पैसा। स्टेट शेयर यानी राज्यों का जो हिस्सेदारी है उस पे जाता है 24 पैसा और पेंशन पे जाता है 5 पैसा और अदर एक्सपेंडिचर पे जाता है 8 पैसा। तो इस तरह से रुपया आता है और फिर रुपया जाता है। तो ये हमारा बजट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है आपको। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। उसमें अगर आम बजट की कुछ और मुख्य विशेषता हम लोग देखें तो उसमें है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है इस बार 5 लाख रुपया कर दिया गया है और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपया कर दिया गया है और जो राज्यपाल यानी गवर्नर का जो वेतन है वो है 3.5 लाख, ये वेतन का प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा और भी देखें हम लोग तो 5G टेक्नोलॉजी जो है इसको चेन्नई में इसको टेस्ट बेड खुला गया है, मतलब इसको टेस्ट बेड के रूप में इसको 5G टेक्नोलॉजी को चेन्नई से इसको शुरुआत किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी हम लोग नेशनल इनकम में कुछ देखें डाटा तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में देखें तो 2018 में जो है वो है 166.28 यानी 166.28 लाख करोड़ है, ये अनुमानित किया गया है और ये किया गया है 2011-12 का बेस ईयर पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय जो है वो है 147.11 लाख करोड़ अनुमानित है 2017-18 का और ये भी जो है 2011-12 का जो बेस ईयर है उसके कांस्टेंट प्राइस पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर कीमत पे, तो उस पे निकाला गया है राष्ट्रीय आय है। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2017-18 में 86,660 रुपया है, 86,660 रुपया है। और इसके लिए भी जो बेस ईयर यानी जो अगर कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू है तो कांस्टेंट प्राइस पे निकाला गया है यानी कांस्टेंट प्राइस का जो बेस ईयर था वो है 2011-12। जो आर्थिक समीक्षा आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो आता है एक पिंक कलर का आता है, गुलाबी रंग में रंगा एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसको पेश किया जाता है। और इस बार जो ग्रोथ रेट है 7 से 7.5% रहने की संभावना लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण फूड प्रोडक्शन में माना जा रहा है कि कुछ कमी होने का चांसेज है। और कृषि आय में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम में 20 से 25% कम हो सकती है।
ऐसा मानना है। इस बार संसद में यानी जो पार्लियामेंट में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो है 11.8%, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार विकासशील देशों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा है रवांडा का 60% महिलाएं वहाँ प्रतिनिधि हैं। और बात करें भारत का, तो भारत में मात्र 11.8% महिला सांसद हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। 43% ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की संख्या है, यानी ग्राम पंचायत में महिला सरपंच देखा जाए तो टोटल 43% है, जो कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं का सक्रिय नेतृत्व दिखलाता है, क्योंकि 43% अच्छा पार्टिसिपेशन हो गया। भारत में लैंगिक समानता के मामले में भी सुधार हुआ है और उसके लिए 17 स्टैंडर्ड 17 पैरामीटर को यूज किया गया था, उसमें से 12 पैरामीटर में जो है औसत सुधार हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। कुछ और हम लोग घटना चक्र में देखें तो टाटा स्टील जो है भूषण स्टील का अधिग्रहण कर लिया है, उसको एक्विजिशन कर लिया है। टाटा स्टील लिमिटेड ने कर्ज में फंसा हुआ एक था भूषण लिमिटेड कंपनी, उसको नीलामी में एक बोली लगाया गया और उसके बाद में उसको अधिग्रहण कर लिया है। किशन गंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। किशन गंगा पनबिजली परियोजना सबसे पहले समझें कि है कहाँ। ये कश्मीर में है, बांदीपुर जिला में है। तो कश्मीर में बांदीपुर जिला में है 330 मेगावाट का किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है। इसमें डैम बना के किशन गंगा वाटर को मोड़ा जा रहा है और इस वजह से आपत्ति जताया गया है, पाकिस्तान के द्वारा आपत्ति जताया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे फिर पाकिस्तान को हारना पड़ा। अरबपतियों के मामले में देखा जाए तो तीसरा स्थान है भारत का। तो अरबपतियों की संख्या के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अरबपति वो अमेरिका के हैं, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा अरबपति है वो है चाइना के, और तीसरा जो है सबसे ज़्यादा अरबपति है वो है भारत। भारत कच्चा इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके डाटा के अनुसार माने तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि क्रूड स्टील या फिर कच्चा इस्पात उत्पादन करने के मामले में भारत जो है चीन के बाद ये दूसरा स्थान पे है। पहले जो था इसका तीसरा स्थान था, अभी जो है भारत जो है चीन के बाद अभी नंबर 1 चीन है कच्चा इस्पात के मामले में, यानी क्रूड स्टील के मामले में, और सेकंड स्थान पे भारत है। टीसीएस हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने $100 अरब के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी का दर्जा हासिल करके एक इतिहास रच दिया है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो कंपनी है टाटा का, 100 अरब वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, $100 अरब वाली। और ऑनलाइन मार्केटिंग में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। वॉलमार्ट जो है वो भी भारत पे अपना मार्केट पे, भारत के इंडियन मार्केट पे अपना पकड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग में भारत का जो है वो विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत बांग्लादेश 129.5 किलोमीटर तेल पाइपलाइन पर समझौता किया है, और ये पाइपलाइन जो है इसका जो है 9 अप्रैल 2018 के सिल्लीगुड़ी से लेके पार्वतीपुर के बीच में ये 129.5 किलोमीटर तेल के लिए पाइपलाइन का निर्माण किया गया है और इस पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत पहले से ही बांग्लादेश को बिजली दे रहा है और उसके बाद में ये हस्ताक्षर है तेल पाइपलाइन का है 129.5 किलोमीटर विथ बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एग्रीमेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में देखें तो भारत जो है 130वां स्थान पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में। इसमें 12 मापक यानी 12 पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक का सबसे ऊंचा वृद्धि देखा गया है। भारत का जो फॉरेन जो करेंसी रिजर्व है उसमें काफ़ी अच्छा वृद्धि हुआ है और अभी जो है 424.361 अरब अमेरिकी डॉलर है। कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 2018 जारी किया गया और इस सूची में भारत को राष्ट्रमंडल देशों में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स। विश्व बैंक ने जारी किया ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट अगर जारी किया गया है उसमें भारत की स्थिति देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या मौजूद है भारत के पास में, जिनके पास बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, यानी फाइनेंशियली उनको अप्रोच अभी तक नहीं किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरी तरह से नहीं हुआ है। भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है और भारत में 19 करोड़ लोग अभी भी बैंकों से दूर है। हालांकि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बैंकों से जोड़ा जाए। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कोल इंडिया को कोल बेड मीथेन की खोज करने के लिए उसको स्वीकृति मिल गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीई के बैठक हुआ था, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स,
इस बैठक में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो तेल क्षेत्र के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए जो है वो दे दिया गया है। कोल बेड मीथेन निकालने के लिए भी, कोल बेड मीथेन का खोज और उसको यूज करने के लिए भी कोल इंडिया को दे दिया गया है परमिशन। दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आया है। अप्रैल 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसी के डाटाबेस के आधार पे भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अर्थव्यवस्था मूल्य में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और ये छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2017 में था $2.6 ट्रिलियन और इसमें छठा में देखें तो विश्व की 5 अर्थव्यवस्था में हो गया। पहला तो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। दूसरा में आ गया है चाइना दूसरा की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और तीसरा स्थान पे है वो है जापान, चौथा स्थान पे वो है जर्मनी और जो 5वां स्थान पे वो है यूनाइटेड किंगडम और जो छठा स्थान पे है वो आ गया है इंडिया। भारत, अगर नेक्स्ट में देखें, भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता। इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन ICA के द्वारा एक आंकड़ा प्रदर्शित किया गया, आंकड़ा बताया गया, जिसमें बताया गया कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है। इसके पहले जो सेकंड स्थान पे था वो था वियतनाम, तो वियतनाम को इंडिया पिछाड़ते हुए तो पहला जो है सबसे ज़्यादा जो मोबाइल कंपनी बनती है वो बनती है चाइना में और सेकंड बन गया इंडिया में भारत। और अब देखें ई वे बिल प्रणाली का जो शुरुआत कर दिया गया है। ई वे बिल प्रणाली जो है GST से संबंधित है। इसमें इंटर स्टेट का जो मूवमेंट होता है गुड्स का, किसी भी सामान का, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटर स्टेट भी, तो उसमें जो अगर 50,000 रुपया से ऊपर का सामान जा रहा है तो ई वे बिल उसको लेना बहुत ही अनिवार्य है। ई वे बिल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसका नाम है, तो वो लेना ज़रूरी है। इसके लिए कितना है? उसके लिए 50,000 रुपया तक का सामान होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट में देखिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश बन गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संस्था है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, इसने अपना आंकड़ा जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश बताया गया है। ABFL का इलाहाबाद बैंक में विलय हुआ। ABFL है क्या? एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होता है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है, जो किसका नाम था? इलाहाबाद बैंक फाइनेंस लिमिटेड, ABFL, इलाहाबाद बैंक फाइनेंस लिमिटेड। इसको जो है इलाहाबाद बैंक में इसको विलय कर लिया गया है, उसमें मर्जेंस हो गया है, मिल गया है। PNB जो है मिशन परिवर्तन चला है। PNB में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कि PNB काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था, काफ़ी प्रभावित हुआ, तो उसमें अपने बदलाव में लाने के लिए 10 सूत्री बदलाव रणनीति के तहत मिशन परिवर्तन का शुरुआत किया गया था। तो आपको याद रखना, मिशन परिवर्तन किसके द्वारा लाया गया? तो PNB के द्वारा लाया गया था, जो उसका नुकसान हुआ था उसको किसी तरह से मैनेज करने के लिए। भारत और एशियन डेवलपमेंट के बीच में रेलवे में आधारभूत यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जो कि ADB कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर वो मनीला में है। और 16 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे का परिचालन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, रेलवे पटरियों को दोहरीकरण डबल बनाने के लिए $120 मिलियन का ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। टेलीकॉम कंपनी एयरसेल जो है अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया गया था। देश का छठा सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी माना जाता था एयरसेल, और उसके साथ और भी 2 यूनिट थे जुड़े हुए, जो था एयरसेल सेल्यूलर और दूसरा था डिशनेट वायरलेस। तो ये दोनों जो है अपने आप को दिवालिया घोषित किया गया। दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया गया है। किसको दिया है? नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में अपना आवेदन दिया गया है, और इस तरह से एयरसेल कंपनी अब ये बंद होने वाली है। रूसा योजना की बात करें तो रूसा योजना 2020 तक जारी रखने का मंजूरी मिला है। रूसा योजना है क्या? रूसा योजना का मतलब हो गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने का इसको मंजूरी मिल गया है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल के द्वारा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स,
तो विश्व का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, भारत को विश्व आर्थिक मंच, उसके द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 114 देश को शामिल किया गया और इसमें जो भारत को स्थान मिला वो मिला है 78th यानी 78वां स्थान इसको मिला है। और ये जो है किस तरह से डाटा निकाला गया, तो इसका जो मेन आधार है, इस आधार पर इसको दिया गया है कि किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा का संतुलन बनाने में सक्षम है और किस हद तक पर्यावरण सक्षम एवं पर्यावरण संरक्षण और किफ़ायती पहुंचाने में किस हद तक ये सक्सेस है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस जो है बेंगलोर में शुरू किया है। बेंगलोर में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरुआत किया गया है 2018 में, मार्च 2018 से। तो आपको यही ध्यान रखना है, प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक। IBBI और RBI में एक समझौता हुआ है। IBBI क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBB, जिसको हम लोग कहते हैं दिवाला और दिवालियापन बोर्ड। तो इसके RBI में समझौता हुआ है। समझौता के शर्त के अनुसार IBBI और भारतीय रिजर्व बैंक दिवालियापन कोड के प्रभावी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जानकारी जो है और जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर करेंगे। आगे हम लोग देखें तो IOC हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन्होंने मार्च 2018 में डीजल की होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मार्च 2018 से डीजल की होम डिलीवरी सेवा इसको शुरुआत किया गया और इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पुणे में इसको शुरुआत किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। क्या किसके लिए? एक डीजल का होम डिलीवरी किया जाएगा, शुरुआत किया गया है। में देखें तो सिंगापुर बना दुनिया का सबसे महंगा शहर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट उसके वर्ल्ड वाइड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके लिए 2018 में एक सर्वे किया गया था। 2018 सर्वे के तहत विश्व का सबसे सस्ता और सबसे महंगा शहर का सूची दिया गया। इसमें जो टॉप 10 जो सस्ता शहर में गिना जाता है, टॉप 10 सस्ता शहर में, उसमें भारत का 3 शहर आता है, बेंगलोर, चेन्नई और नई दिल्ली। यानी बेंगलोर, चेन्नई और नई दिल्ली को सस्ता शहर में शामिल किया जाता है। वहीं दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो है सिंगापुर और सबसे सस्ता शहर जो है वो है दमिश्क। नेक्स्ट न्यूज़ में देखें तो PNB पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़ा का शुरुआत हुआ था, जिसमें कि 11,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था, जिसमें कि अरबपति जो है डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उसके साथी जो है इसमें इन्वॉल्व थे। निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत जो है विश्व का 5वां सबसे आकर्षक बाजार बना है। ये PwC का रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी कंपनी है PwC। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि भारत जो है निवेश के माहौल के मामले में विश्व में 5वां सर्वाधिक आकर्षक बाजार है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अट्रैक्शन है। IWAI का विश्व बैंक के साथ जलमार्ग विकास परियोजना के लिए समझौता हुआ। IWAI का मतलब हो गया भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, मतलब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने 3 फरवरी 2018 को विश्व बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया और ये समझौता जो है बनारस से हल्दिया तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी है जो नेशनल वाटरवे 1 है उस पर नौवहन को, उस पर नेविगेशन को बढ़ाने के लिए और उसके नौवहन को बढ़ावा देने के लिए जो जल मार्ग विकास परियोजना है उसके विकास के लिए, यानी जल मार्ग विकास परियोजना जिसको हम लोग कहते हैं JMVP जल मार्ग विकास परियोजना, उसको विकास के लिए जो है $375 मिलियन का ऋण दिया गया है। और जो जल विकास मार्ग परियोजना, जो जल मार्ग विकास परियोजना, इसको मार्च 2023 तक पूरा करने का इसमें सहमति दिया गया है। अगला पॉइंट में देखें तो अग्रि उड़ान जो है कृषि स्टार्टअप के उत्थान के लिए एक विशिष्ट एक पहल किया गया है। यानी अग्रि उड़ान जो है कृषि स्टार्टअप के लिए उसको कहा जाए तो उत्थान के लिए एक पहल किया गया है, एक इनिशिएट किया गया है। और इसका जो कार्यान्वयन है यानी इम्प्लीमेंटेशन है IIM अहमदाबाद के सहयोग से, और उसके साथ किसके साथ सहयोग है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा किया जा रहा है। स्वर्ण बॉन्ड योजना में संशोधन। स्वर्ण की भौतिक खरीदारी, स्वर्ण का जो फिजिकल रूप में जैसे कि 5 किलो 10 किलो या 1 किलो जो लोग सोना रखते थे फिजिकल रूप में,
उसको हतोत्साहित करने के लिए उसके स्थान पे स्वर्ण बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो हैं जो सोना को फिजिकली खरीदने के बजाय उतने रुपये का आप बॉन्ड खरीद लेंगे और बिल्कुल सोना की तरह ही रहेगा, मतलब सोना की वैल्यू का ही रहेगा। तो स्वर्ण बॉन्ड योजना के लिए कुछ संशोधन सरकार के द्वारा किया गया और इसके तहत जो पहले था कि अधिकतम सोना जो है वो 500 ग्राम सोना का ही, यानी आधा किलो सोना के ही मूल्य का निवेश कर सकता था, लेकिन अभी यह सीमा बढ़ा के अब 4 किलोग्राम तक कर दिया गया। यानी 4 किलोग्राम एक साल के अंदर अगर 4 किलोग्राम सोना जो है उसको सोना में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ई रकम है, ई रकम एक प्रणाली है। ई रकम का मतलब हो गया ई राष्ट्रीय किसान अग्री मंडी, एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया और इस पोर्टल के द्वारा किसान जो अपना कृषि उत्पाद को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बिक्री करने में सक्षम रहेंगे। तो नाबार्ड के माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट का एक पायलट परियोजना है, मतलब एक नाबार्ड का परियोजना है जिसमें कि ई शक्ति जो है एक स्वयं सहायता समूह SG को डिजिटलीकरण करने के लिए शुरुआत किया गया है। देश में अब तक के सबसे बड़े सुधार लाया गया है जो कि GST है और GST का लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से, और आपको ये याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है जारी किया, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये जारी किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके पहले जो भी बेस ईयर था होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो था 2004-05, तो 2004-05 के आधार पे पहले बेस ईयर था। अब इसका जो बेस ईयर चेंज कर दिया गया है और इसको अप्रैल 2017 से इसको लागू किया गया और बेस ईयर अब जो होगा वो होगा 2011-12, यानी पहले जो था बेस ईयर 2004-05 था, अब 2011-12 हो गया बेस ईयर। उसी तरह से जो हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये पहले से ही 2012 इसका बेस ईयर है, तो इसी के आधार पर इन्फ्लेशन या फिर महंगाई या घटाई जो या सुस्ती सब निकाला जाता है। ये दो होता है, एक होता है WPI, एक होता है CPI। और WPI में 2011-12 के अगर बेस ईयर पे देखें तो टोटल उसमें जो शामिल किया गया है प्रोडक्ट्स वो है 697 प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखें जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे और आप इसको कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, तभी इसका फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।